नगरी अयोध्या पहुंचे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षा दिवस पर एसएसवी इंटर कॉलेज में 225 शिक्षकों का किया सम्मानित, जिसमें 75 बेसिक शिक्षा विभाग के, 75 माध्यमिक शिक्षा विभाग के व 75 उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों का हुआ सम्मान। शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मान। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अमृत महोत्सव के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हुए शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब मजदूर, किसानों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प है। वहीं ओवैसी के दौरे को लेकर सतीश द्विवेदी ने कहा कि अयोध्या पहले ही इतनी पावन है और जब से भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण होना शुरू हुआ है, देश के लोग यहां प्रणाम करने आ रहे हैं। ओवैसी का भी स्वागत है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 2022 में 350 के पार होंगी सीटें। 2022 के चुनाव में 400 सीटें पाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं। 2022 में विपक्ष का सफाया हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी शिक्षक के कैडर का विभाजन होगा समाप्त। जल्द ही प्रदेश सरकार लाएगी निर्णय, ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त शिक्षक लाएंगे शहरी क्षेत्र में। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में इस अमृत महोत्सव को बहुत ही शानदार ढंग से एक उत्सव के रूप में मनाएगी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज एक बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव का शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा अनुसार, उनके निर्देशानुसार आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षा के सभी विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग अपने अपने 75 शिक्षकों को सम्मानित करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब मजदूर, किसान के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प है और उस दिशा में हम हर कोशिश कर रहे हैं। आज के मंत्री जी आज यहाँ पर संयुक्त कार्यक्रम था बेसिक शिक्षा विभाग का और माध्यमिक शिक्षा विभाग का। दोनों विभागों से 75 यानी कुल मिलाकर 150 शिक्षकों को सम्मानित किया। मंत्री 7 तारीख को ओवैसी आ रहे हैं, अब अयोध्या की धरती पहले ही इतनी पावन है और जब से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ प्रारंभ हुआ है, देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग अयोध्या की धरती को प्रणाम करने, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को प्रणाम करने आएंगे। ओवैसी भी आए, स्वागत है। मंत्री पूर्व राज्यपाल अजीत जोशी का बयान आया, रामपुर में आज गए थे आजम खान के घर, उन्होंने मुख्यमंत्री को दलित बताया, गंदी बात कही है, उसने आपने सैकान कहा है। अब जिसका जैसा संस्कार है वैसी वो बातें करेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ ही साथ एक पीठाधीश्वर हैं और आप देखते हैं किस तरह से कभी किसी गरीब के छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाकर दुलारते हैं, उत्सव वात्सल्य देते हैं, तो कभी किसी वृद्ध की पीड़ा को समझते हुए आप याद करिए कोविड का लॉकडाउन का समय चल रहा था, उस समय भी सर्द रातों में प्रदेश के तमाम सारे ऐसे वृद्धाश्रमों का दौरा करना और उनके पास कंबल है कि नहीं है, तो इतना जो ममतामयी और संवेदनशील मुख्यमंत्री हो, उस व्यक्ति के लिए अगर कोई अपशब्द का प्रयोग करेगा तो उसको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। 2022 का चुनाव कैसे होगा? 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2017 के मुकाबले अधिक सीटों के साथ जीतेगी और हम तो नारा देकर ही चल रहे हैं अब की बार 350 पार, और वही परिणाम होगा। 2022 में उत्तर प्रदेश से विपक्ष का सफाया हो जाएगा। शिक्षकों को जो शासन के लिए क्या आदेश आया, जो मृतक शिक्षक थे कोरोना काल में? नहीं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश दे दिया है कि जो चाहे शिक्षक हो, कर्मचारी हो, कोरोना काल में जो मृत हुए हैं उन सब लोगों के परिवार को विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षकों में तो जो शिक्षक कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी आश्रितों को जो शिक्षक बनने के योग्य हैं, जो टीईटी पास, उनको शिक्षक बनाया जाएगा। जिनके पास तृतीय श्रेणी की योग्यता है उनको वो उस श्रेणी में नौकरी दी जाएगी। जिनके पास तृतीय श्रेणी की योग्यता नहीं है उनको चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दी जाएगी। जिन लोगों की इलेक्शन ड्यूटी में कोविड के कारण मृत्यु हुई है उसमें जो जिनकी मृत्यु हुई, इन सुविधाओं के साथ उनको 30 लाख की अनुग्रह राशि भी दी जा रही है। मंत्री जी कुछ
विद्यालय ऐसे हैं जो टीसी देने के नाम पे पैसे अवैध वसूली जो कर रहे हैं कि 5 हमारे पास कोई लिखित शिकायत आई नहीं है। कहीं से ऐसी कोई शिकायत मिलेगी बेसिक से या माध्यमिक से तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। फैजाने रजा अरबी इंटर कॉलेज है, वहाँ पे जो है बच्चों के टीसी लेने गए तो 500 रुपये मांग रहे और वो महिलाएं अभी भी वो दौड़ रही हैं। मैं अपने अधिकारियों से कहूंगा कि इस मामले की जांच करेंगे, अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शहर में शिक्षकों की कम है, समस्या है। अभी मैंने बताया कि हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहरी शिक्षक का जो कैडर विभाजन था उसको समाप्त करने जा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, जल्दी ये निर्णय हो जाएगा। फिर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में हमारे पास अतिरिक्त शिक्षक हैं कई स्कूलों पर, क्योंकि सरकार ने इस 4 साल में 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त शिक्षकों को ला करके हम शहर के शिक्षकों की कमी पूरी करेंगे। आज 75 बेसिक से 75 माध्यमिक से हमारे शिक्षक सम्मानित हुए हैं। हम अपनी तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से सभी शिक्षकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई धन्यवाद देते हैं और अच्छा काम करते रहें। जैसे आज ये 75 शिक्षक सम्मानित हुए हैं, ऐसे प्रयास करें कि सारे शिक्षक इस 75 के अंदर आने का, कि वो भी सम्मानित हों, आगे उनका भी अवसर आए। सरकार जिस तरीके से शिक्षकों सरकार लगातार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए आज शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में 75वां स्वतंत्रता दिवस अभी हम लोगों ने पार किया है और 1 साल ये अमृत महोत्सव चलेगा, इसीलिए 75 शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षकों के लिए बस यही कहना चाहेंगे, ईमानदारी से अपना काम करें। आप देश के भविष्य को सुधारने का काम करते हैं, देश के भविष्य को सुधारिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे लिए बहुत ही कीमती पुरस्कार है ये, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। बच्चों को मैं बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ, बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाती हूँ, लेकिन पुरस्कार के लिए नहीं। ये जो मुझे मिला है ये बहुत अप्रत्याशित है मेरे लिए और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? प्रतिमा सिंह। किस विद्यालय में है? कि हम शिक्षक समाज को सरकार सम्मानित करती रहती है। मैं वैसे राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुका हूँ। इस सरकार के बनते ही मुझे पुरस्कार मिला 2017। आज फिर दोबारा सम्मानित किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे अन्य सभी शिक्षकों के लिए शिक्षा ही। अयोध्या में बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मामला कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 24 अगस्त को एक युवक की हुई मौत के मामले में युवक की मृत्यु का कारण करंट लगने से होने की बात कहकर पुलिस ने अपना फैसला सुना दिया है, जबकि उक्त मामलों में मृतक के पिता ने थाने में नामजद तहरीर देते पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं करने की जहमत उठाई, बल्कि उल्टा पीड़ित पर ही सुलह समझौते का दबाव बना रहे हैं। दरअसल बीते 24 अगस्त को थाना पूरा कलंदर के ग्राम सूखापुर इटौरा निवासी 35 वर्षीय संजय यादव अपने पिता के साथ कैंट थाना क्षेत्र के मऊ सिवाला अपने ननिहाल गया था। वहीं कुछ लोगों ने उसे अपने घर बुलाया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई और बिना परिवार को बताए जिला अस्पताल पहुंचकर फरार हो गए। पिता का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने पहले हत्या की, फिर करंट लगाकर मामले को दुर्घटना का रूप दिया और अब पुलिस उन पर उल्टा सुलह समझौते का दबाव बना रही है। अधिकारी की गाड़ी चला करके आया घर पे, तो हमसे कहा कि पापा ननिहाल चलना है, थोड़ा काम है। हम कहा ठीक है, तो वो हमारे साथ गया। तो वहाँ इनके मामा मृतक संजय यादव मेरे लड़के, वो उनके मामा और हम दोनों आदमी वहीं बात कर रहे थे लगभग 7:30 बजे के आसपास। तो वो हौसला प्रसाद का दो लड़के आए और संजय से बात किया, मुश्किल से 10 मीटर दूरी पर बात किया। बात करने के बाद में 2-3 मिनट बात किया, इसके बाद वो लेके गए अपने साथ। तो लगभग 8 बजे के आसपास में बहू मेरी फ़ोन किया, मैं बैठा था, मेरे साले के नंबर पाया तो फ़ोन किया कि मामा शिव के पिता जो हैं वो अस्पताल भर्ती हैं, उनको करंट मार दिया। कहीं कैसे पता, कहीं विकास ने बताया, विकास फ़ोन लिए हैं। तो हम दोनों आदमी कहने लगे कि ये तो अभी हमारे सामने रहा, अभी इतनी जल्दी कहाँ हो, ये कैसे हो गया। हम दोनों आदमी अस्पताल भाग के आए। यहाँ देखा मोक्सवाला से अस्पताल तक आने में मुश्किल से 15 मिनट लगा होगा।
आए यहाँ देखा तो पता लगा कि संजय की बॉडी वहाँ ठंडे घर में मर्सिडीज में पहुँच गई। तो हम लोग दौड़े वहाँ गए, देखे तो चोट वोट लगी थी। तो हम उनके बच्चों को पहचान नहीं रहा था, लेकिन जो हमारे साले हैं बालकृष्ण यादव ये पहचाना, कहीं ये हैं इनसे पूछें। तो हमने पूछा कि भैया ये बताओ हमारे पुत्र का संजय का ये मृत्यु कैसे हुई। तो ये लोग आनी कानी करके एक एक करके भाग लिए। अब हम उसी गम में इधर उधर दौड़ने लगे। तो उसमें जब वहाँ जहाँ भर्ती किए थे वहाँ देखा तो लावारिस भर्ती किए थे, गांव का नाम मिर्ज़ापुर डाला था। तो हमने ये कुछ दिन पहले उनके जो मारे हैं विकास हौसला प्रसाद के पुत्र, 3 पुत्र हैं, विकास, विश्वास और आकाश, ये 3 पुत्र हैं। हौसला प्रसाद उनके पिता हैं। उनके यहाँ ये 2 मंजिला काम किए हैं, 2 मंजिला घर बनाए हैं। उसी का ये ठेका लिए थे इलेक्ट्रॉनिक का, ये वायरिंग का। तो ये ठेका ले लिए थे। अब लेबर अपने पास से उनको उनके कमरे में काम करने के लिए भेज दिया। काम किया, कुछ पैसे दिए थे, 52,000 रुपया बाकी था। तो 7-8 महीने पहले ये इन्होंने संजय पैसा मांगा, तो आनी कानी कर रहे थे। तो हौसला प्रसाद के लड़के से, जो बड़ा वाला लड़का है उससे छोटा वाला, उससे झड़प हो गई थी। पलट के देखा सर में चोट लगी है कस के, इसके बाद यहाँ लगी है, नाक से खून बह रहा है, कान से खून बह रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा मारने के बाद में मेरे बेटे को करंट छुआ करके मार डाला गया सीधा। क्या आपको लगता है मर्डर? हाँ, ये मर्डर है। तो आप मैं अधिकारी के पास गया, कोतवाली कैंट, यहाँ गए तो कहीं मैं जांच करके तब लिखो। पहले तो FIR कागज वो मांगा, PM रिपोर्ट, हम कहा PM रिपोर्ट मेरे पास ना आती है, न मिलेगी। मैं तहरीर देने आया हूँ, इसको ले लीजिए। इसके बाद आप क्या करते हैं हमसे नहीं पता, हमको नहीं पता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरी तहरीर ले लो। तो नहीं लिया। 2 दिन कहने लगे कि राज्यपाल आ रहे हैं, 3 दिन बाद में हम देखेंगे। फिर राज्यपाल जब चले गए महोदय, राज्यपाल महोदय चले गए, तो इन्होंने कहा फिर बुलाया, लिखा नहीं गया। अब कह रहे हैं कि समझौता कर लो। मैं किस चीज़ पे समझौता कर लूँ? पैसा दे रहे 5 लाख रुपया कह रहे हैं, 5 लाख रुपये ले लो और समझौता कर लो। कौन कह रहा है? ये खबर मिली है SO की तरफ से। 5 लाख ले लो? हाँ हाँ, हल्का दरोगा विनय कुमार नाम है। अच्छा, तो हाँ, नहीं क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो अब नहीं, अब तो यही कोशिश करूँगा, मैं कोर्ट द्वारा जाऊँगा। क्या नाम है? मेरा देवी प्रसाद यादव। कहाँ का मामला है पूरा? ये गोदौली है, थाना कैंट, मौक्सवाला बाजार के बगल में। सेक्स रैकेट चलाने वाली कॉल गर्ल के नाम से फर्जी पेज बनाने वाला युवक अभिषेक मिश्रा गिरफ्तार। पेज पर डाल दिया था देवकाली निवासी डॉक्टर अनुराग भाजपाई का मोबाइल नंबर। डॉक्टर के मोबाइल नंबर पर आने लगे थे कॉल गर्ल से संबंधित फ़ोन। आ रहे फ़ोनों से डॉक्टर हो चुके थे परेशान। कोतवाली नगर में अभिषेक मिश्रा के विरुद्ध डॉक्टर ने कराई थी FIR। अभिषेक मिश्रा को कोतवाली नगर पुलिस ने देवकाली बाईपास से किया गिरफ्तार। नया पुरवा करेली GTV नगर जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। अभिषेक मिश्रा पुत्र विजय शंकर मिश्रा डॉक्टर से गूगल का कर्मचारी बताकर धोखे से आरोपी अभिषेक ने ले लिया था मोबाइल नंबर। में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ। शहर के मारवाड़ी सदन में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रबुद्ध सम्मेलन में सपा बसपा के नाम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा, क्या सपा क्या बसपा की बात करते हो? उनका नेतृत्व ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। वे सत्ता राज को लूटने के लिए बनाते हैं। जातिवाद का बोलबाला रहता है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, बाकी सभी कामों में भ्रष्टाचार। देश में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार कर रहे हैं नेतृत्व। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, परिश्रमी मुख्यमंत्री, गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री। आज गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, उनका राज्य दिख रहा है। आपने सपा बसपा में देखा होगा, केवल भ्रष्टाचार और लूट। उनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, बोले स्वतंत्र देव सिंह। कहा, सभी
अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं राष्ट्रवादी और विचारधारक हूँ। मैं भारतीय संस्कृति के लिए काम करता हूँ। गरीबों के कल्याण के लिए काम करता हूँ। गरीबों की खुशहाली के लिए काम करता हूँ। जिनको लड़ना है वो लड़ें, हमारी तैयारी है। जनता का आशीर्वाद है। कार्यकर्ताओं की परिश्रम पराकाष्ठा के आधार पर फिर सरकार बनाएंगे। उनका नेतृत्व भ्रष्टाचार में वह सत्ता राज्य को लूटने के लिए बनाते हैं। जातिवाद का बोलाबाला रहता है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, पार्टी में भ्रष्टाचार। आदरणीय योगी जी राज्य का नेतृत्व करते हैं, देश में आदरणीय मोदी जी नेतृत्व करते हैं। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, परिश्रमी मुख्यमंत्री, गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री। और आज गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, अपराध पर कंट्रोल है। आज कानून का राज दिख रहा है। आपने सपा बसपा में देखा है केवल भ्रष्टाचार और लूटना, तो उनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, अपनी अपनी पार्टियों के लोग काम करते हैं, उनकी पार्टी है, अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने विचारधारा के लिए काम करते हैं। मैं राष्ट्रवाद के लिए विचारधारा, भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करता हूँ। गरीबों के कल्याण के लिए काम करता हूँ। गरीबों की खुशहाली के लिए काम मैं करता हूँ। जिनको लड़ना है जो लड़े, हमारी तैयारी है। और पूरा जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर पुनः सरकार बनाएगी। हो जाते हैं। अब कोरोना महामारी में एक पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी, सपा भी पार्टी थी, कोई गरीबों का सेवा करने वाला नहीं था। राज्य के कार्यकर्ता सभी सेवा ही संगठन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा था। गरीबों को पैकेट हो, भोजन का पैकेट हो, किट हो, छोटे लैया चना हो, प्रवासी मजदूरों के लिए भी हर लोगों की सेवा। आपने स्वयं देखा है कि कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर जूते, चप्पल, जो भी आवश्यकता था गरीब कार्यकर्ता के पास, वह प्रवासियों के लिए, मजदूरों के लिए सेवा किया। आगे भी हम सेवा करेंगे। सरकार बनाते हैं गरीबों की सेवा की, जनता की सेवा की। तो प्रभु रामचंद्र के नगरी में आकर दर्शन लोग करें। अंतर्राष्ट्रीय स्थल बन रहा है, यहाँ व्यापार मिलेगा लोगों को, रोजगार मिलेगा लोगों को। आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद बहुत पर्यटक आएंगे। यहाँ खोमचे वाले को, रेहड़ी वाले को, पटरी वाले को, रिक्शा चालक को, ई रिक्शा वाले को, सभी को रेस्टोरेंट अच्छे चलेंगे, लोग रोजगार पाएंगे। अच्छी बात है, लोग अयोध्या आवें और प्रभु का दर्शन करें। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी से लोग डर गए हैं। अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, पहले नहीं घूमते थे सपा बस में, लेकिन आज लोग घूम रहे हैं। किसान देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, थोड़ा बहुत इसमें कोई दो राय नहीं। और जो बिल पास हुआ है उसमें कोई कमी नहीं है। अब ये लोग जबरदस्ती अपने नाक का बाल बना लिए हैं। पता नहीं नाक का क्या बोलते हैं, मेरी नाक का सवाल है। बिना मतलब का संघर्ष कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जैसे व्यक्ति का टेस्ट होता है, उसी तरह खेत का टेस्ट होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी खेत में क्या उपज हो सकता है। नीम कोटेड यूरिया, इतना यूरिया नुकसान खेत को करता था, आज नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है। यानी किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, हर प्रकार का किसान खुशहाल है, सभी एमएसपी समय से मिल रहा है सभी को। इसलिए क्यों किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ। रामनगरी अयोध्या में अब पोस्टर वार शुरू हो चुका है। ओवैसी के दौरे से पहले परमहंस का रुदौली का दौरा किया, वहीं ओवैसी का पोस्टर देखने पहुंचे थे। परमहंस अभी तक ओवैसी के पार्टी ने नहीं लगाया है पोस्टर, जिसके बाद रुदौली पहुंचे जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने कहा कि जो अयोध्या आएगा उसे अयोध्या स्वीकार करना होगा। अयोध्या की सीमा में कोई कार्यक्रम करना है तो पोस्टर पर अयोध्या लिखना होगा, वरना कोई कार्यक्रम नहीं होगा। अयोध्या लिखने को लेकर परमहंस ने चुनौतियां दिया। बोले कि अगर फैजाबाद पोस्टर पे लिखते हैं तो अयोध्या में कोई कार्यक्रम करके देख लें, उन्हें संविधान का पालन करना होगा। वहीं परमहंस आचार्य ने ये भी कहा कि ओवैसी दूसरा जिन्ना बनना चाह रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर, जिसमें मुसलमानों को दी गई 5 एकड़ ज़मीन सियासी लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी वह दिन भूल जाएं, भारत अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। देश विरोधी नारे लगाने की जो फौज खड़ी कर रहे हैं, उस पर अयोध्या के संतों ने रखी है निगरानी। वोट बढ़ा करके और फिर जो है अभी 15 मिनट की बात करें, सोचते हैं कि इसको हम मुस्लिम देश बना लेंगे। तो हिंदुओं को ये पता है, हिंदुओं ने बहुत क्षमा किया, कई बार देश का पार्टीशन हुआ, लेकिन अब हिंदुओं को पता है कि हिंदुओं के लिए अब कोई भागने की जगह नहीं है। कश्मीर में हिंदू जो
मारा गया, जो बचा इधर उधर भागा। लेकिन अब पूरे देश में अगर कश्मीर की स्थिति होगी तो कोई देश ही नहीं जहाँ हिंदू जाए। इसलिए 100 करोड़ हिंदू तैयार हो गया है और 15 मिनट नहीं, हम लोग संवैधानिक दायरे में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा लेंगे। और ओवैसी को चाहिए कि अब ये जो है तो पाकिस्तान से अपनी बातचीत शुरू कर लें। महाराज जी, हाजी शौकत अली कल रुदौली आए थे और नाम को लेकर कहा कि हम अपने वालिद का नाम नहीं बदलते हैं, जिसको बदलना है वो बदले। देखिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं है और देश संविधान से चलता है, किसी के वालिद से नहीं चलता है। तो उसके लिए जो है, जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद को हटा दिया है और अयोध्या कर दिया है, तो चाहे वो शौकत अली हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी आ जाए, उसको अयोध्या स्वीकार करना होगा। अगर अयोध्या की सीमा में कोई भी कार्यक्रम करना है तो अयोध्या लिखना होगा, वरना कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ, आपकी औकात हो तो आप अयोध्या के अंदर रैली करके या कोई भी कार्यक्रम करके देख लो। और भारत में जो लोग चाहेंगे कि संविधान की मर्यादा को जो है तो वो लोग छोड़ करके और मनमुखी चलेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत दिन हो गया और हालांकि असदुद्दीन ओवैसी चाह रहा है कि वो दूसरा जिन्ना बनने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता रहता है, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी ने कहा कि यदि बाबरी मस्जिद शहीद न की गई होती तो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट कुछ और। अरे, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है, एक तरफ मंदिर बन रहा है, मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मिल गई, लेकिन अपने सियासी लाभ के लिए उसको बराबर जो है तो इकर करके चाह रहा है कि हिंदू मुसलमान का राइट हो, आपस में लोग लड़ाई मराए और इनकी राजनीति चमके। तो ये जो है दूसरा जिन्ना बनने का जो प्रयास कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी, मैं बताना चाहता हूँ वो दिन अब भूल जाएं। अब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर है और देश विरोधी नारा लगाने का ये जो फौज तैयार कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी, तो हम लोग उस पर निगाह बनाए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है प्रयास किया कि कोई बात नहीं, चलो तुम 4 बीबी रखो, 40 बच्चा पैदा कर लो, 60 बच्चा पैदा कर लो, लेकिन जब देश विरोधी नारा लगने लगा तब हम लोग इसके लिए हिंदू राष्ट्र के लिए भी अब खड़े हो गए हैं। और 2024 तक जितने ओवैसी हैं ये बोरिया बिस्तर बांध लें। मैं बता रहा हूँ, इनका हक पाकिस्तान में है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में ये हिंदुओं का हक खा रहे हैं। और आज जब भी कोई मुसलमानों का त्यौहार होता है, सैकड़ों जगह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी करके हिंदुओं का, सिखों का कत्ल करके तब पाकिस्तान और बांग्लादेश इनको मिला और वहाँ मुस्लिम देश घोषित कर लिए। यहाँ भी ये चाह रहे हैं गजवाए हिंद कि बस 40 बच्चा पैदा करके और वोट बढ़ा करके और फिर जो है अभी 15 मिनट की बात करें, सोचते हैं कि इसको हम मुस्लिम देश बना लेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण को मजबूत करने के लिए 7 सितंबर को AIMIM अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी अयोध्या में सियासी सम्मेलन करने को लेकर अयोध्या आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष रुदौली पहुंचकर ओवैसी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं इकबाल अंसारी के बयान पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी पर जम हमला बोला। शौकत अली ने इकबाल अंसारी को अशिक्षित बताया। उन्होंने कहा कि अभी वह राजनीति नहीं जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें राजनीति करनी हो तो मैदान में आए। सपा की बोलेरो पर घूमते हैं और उन्हें टीवी पर देखने का शौक़ है तो बीजेपी ज्वाइन कर लें। हम राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव में आयोग रजिस्टर्ड हैं, उनको राजनीति से क्या लेना देना। वहीं पोस्टर पर अयोध्या न लिखकर फैज़ाबाद लिख जाने पर कहा कि अशफाक उल्लाह खां को इसी फैज़ाबाद जेल में फांसी दी गई, इसलिए यहाँ मुकद्दर सरजमी है, इसलिए यहाँ से चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल सपा बसपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के रामनगरी अयोध्या से शुरुआत कर रही हैं, तो वहीं अब ओवैसी भी रामनगरी चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर अब विपक्षी पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में MIM पार्टी 2014 से ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही है। 17 में भी हम इलेक्शन लड़े थे, उसमें हमको जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन 5 साल से लगातार मैं ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा हूँ। और 2022 की शुरुआत हम फैज़ाबाद से कर रहे हैं
जो शीश अलैहिस्सलाम की कब्र भी है यहाँ पर, और अशफाकुल्लाह खान ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी। इसी फैज़ाबाद जेल के अंदर उनको फांसी हुई थी। तो ये एक मुकद्दस सरजमीन है, इसलिए हम यहाँ से इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए, इकबाल अंसारी, पहली बात तो वो इलिटरेट है। इकबाल अंसारी अगर पढ़े लिखे होते तो शायद वो इस तरीके की बात ना करते, और इसीलिए मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके के जो मुसलमान हैं जो ओवैसी साहब का विरोध करते हैं। इकबाल अंसारी की जागीर है क्या फैजाबाद, या किसी और की जागीर है फैजाबाद? आप बताइए मुझे। तो ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, हम कोई बैंड पार्टी तो नहीं चला रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? इकबाल अंसारी को अगर बड़ा शौक है टीवी पे बैठने का या राजनीति करने का, तो बीजेपी ज्वाइन कर ले, राजनीति करे, मुकाबला करे। तो इकबाल अंसारी को कौन जानता है भाई? उनके वालिद साहब थे, अच्छे आदमी थे, बेचारे इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी जिंदगी लड़ाई लड़ी है बाबरी मस्जिद के लिए। अब इकबाल अंसारी इस वक्त वो बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। तो अब उनकी बात को मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का या भारत का मुसलमान जो है बहुत से लगा, पर लाइट लेता है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश? 100 सीटों पे फिलहाल हम तैयारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आइडेंटिफाई भी कर लिया उन सीटों को। किससे लड़ाई होगी आपकी? लड़ाई किससे होगी? किस पार्टी से आपकी ज्यादा लड़ाई? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जो रूलिंग पार्टी है वही पार्टी हमारे मध्य मुकाबिल है, और बीजेपी को कोई रोकेगा तो वो MIM पार्टी ही रोक सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा जनाधार अगर उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में किसी के पास है तो MIM पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 2017 में मिलकर के बीजेपी को नहीं रोक पाई। 2019 में सपा बसपा मिलकर। अयोध्या में मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा पर जानलेवा हमला हुआ। मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद बाबा पाठक ने अपने ऊपर हमला करने का आरोप लगाते हुए विशाल यादव और 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी है। कोतवाली नगर में उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर में शरद बाबा पाठक ने बताया कि कचहरी से अपने आवास देवकाली जाते समय रीडगंज चौराहे के पास विशाल यादव ने अपने 4-5 साथियों की मदद से उनकी गाड़ी को जबरन रोक दिया। इसके बाद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उनके सीने पर असलहा लगाकर माजा बरेहटा प्लाट जाने पर जान से मारने की धमकी दी। 2:30-3 बजे के करीब कचहरी से निकलकर अपने आवास देवकाली आ रहा था। रास्ते में विशाल यादव के साथ में 4-5 लोगों ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया। उसके बाद हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। हमारे सर में भी चोट लगी, इसका मेडिकल कराया गया। डॉक्टर ने CT स्कैन के लिए उस पर लिखा है, कल CT स्कैन होगा तो हम बता सकते हैं। इसकी FIR नगर कोतवाली में दर्ज हो गई। इससे क्या कि हम प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, और मैं मित्र से का प्रदेश प्रमुख रहा पहले, बाद में राष्ट्रीय प्रभारी हुआ, राष्ट्रीय प्रमुख बना, और मेरे द्वारा यहाँ से लाल चौक तिरंगा फहराने का, मुस्लिमों के द्वारा पचकोसी परिक्रमा कराने का, RSS के संगम में हम लोग इंद्र जी के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बबलू खान की अगुवाई में परिक्रमा कराई गई। और अभी विगत 26 अगस्त को माँ पद्मावती के कार्यक्रम कराया, जिसमें कुछ कट्टरपंथी और कुछ अन्य पार्टियों के नेता हमसे खिन्न रहते हैं, जो हमारे ऊपर हमेशा जानलेवा हमला करने का प्रयास किया करते हैं। और हमने इस सुरक्षा के लिए विगत कई महीनों से प्रशासन से मांग किया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका आज परिणाम उसको भुगतने को मिला है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। FIR नगर कोतवाली में दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज हो चुकी है।